हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th मैथ्स 1 में अलजेब्रा चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसके प्रीवियस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 को समझ लिया था और उससे रिलेटेड जीएसटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी हमने समझा था। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2। प्रैक्टिस सेट 4.2 को स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड भी कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पहले समझते हैं और पीछे जो हमने पढ़ा था एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं ताकि अच्छे से और समझ में आए। तो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने CGST, SGST और इनका रिलेशन GST के साथ क्या होता है ये हमने समझा था। हमने क्या देखा था कि GST हमेशा हाफ होता है, किसके? तो CGST और SGST के। फॉर एग्जाम्पल अगर GST हमारा 18 लग रहा है तो CGST कितना लगेगा? 18 का हाफ, तो कितना होगा? ये होगा 9। मतलब CGST अगर 9 है तो SGST भी कितना होगा? 9। ठीक है, जितना CGST होता है उतना ही SGST होता है। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिलती है? GST की वैल्यू। फिर उसके बाद हमने देखा था कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST दोनों को मिला के हम लोग जो दुकानदार को पैसे देते हैं वो हमारा कहलाता है टोटल वैल्यू। हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस सामान की अपनी एक कीमत होती है, उसके साथ GST लगाकर हम लोग एक कीमत देते हैं जिसको बोला जाता है टोटल वैल्यू। जैसे अगर 220 का कोई सामान हम लोग ले रहे हैं तो उस सामान का टैक्सेबल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू मान लो कि 200 है, तो उसमें हम लोग GST कितना दे रहे हैं? तो 20 रुपीज़। दोनों को मिलाकर कितना हम लोग टोटल पे करते हैं? तो 220 रुपीज़। तो ये हम लोग ने 4.1 में इस कॉन्सेप्ट को समझा था और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। आज हम लोग थोड़ा सा इस टेबल को समझ लेते हैं। तो ये टेबल को देखकर घबराना नहीं कि अरे इधर से इधर एरो गया है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि एक मैन्युफैक्चरर है, समझ लो कि कोई कार है। ठीक है, तो वो कार का मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है, यहाँ पे वॉच दिया है ना तो हम लोग वॉच ही लेते हैं। ठीक है, वॉच का मैन्युफैक्चरर है, उसने वॉच होलसेलर को बेचा। होलसेलर ने वॉच किसको बेचा? रिटेलर को, और रिटेलर से फिर कस्टमर उस वॉच को खरीदता है। अब यहाँ पे तुम्हें देखना क्या है, तो देखो मैन्युफैक्चरर से जब होलसेलर वॉच लेता है तो वो कितने रुपए का लेता है? 200 रुपीज का। और ये होलसेलर उस 200 रुपीज के साथ GST भी भरता है। कितना? तो 12% GST भरता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? 12% ऑफ 200। तो हमने देखा था ना, ये जो 200 है वो क्या है? टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। 12% GST भर रहा है किस पे? तो 200 पे। तो 12% ऑफ 200 कितना होता है? तो इसको कैसे लिखते हैं? 12% ऑफ 200। तो 12% को अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12/100 इंटू 200। तो ये 0 से ये 2 0 गया, तो 12 2 जा कितना होता है? 24। तो जब मैन्युफैक्चरर को होलसेलर जब मैन्युफैक्चरर को पैसा देगा तो वो कितना रुपीस देगा? 224 रुपीस, जिसमें 24 रुपीस क्या है? तो GST है और 200 रुपीस क्या है? टैक्सेबल वैल्यू। तो टोटल अमाउंट उसने कितना भरा? 224 रुपीस। उसके बाद होलसेलर से रिटेलर उस वॉच को खरीदता है, तो होलसेलर उस वॉच को रिटेलर को कितने में देता है? 300 रुपीज में देता है। अब इस 300 रुपीज पे होलसेलर दोबारा से रिटेलर को क्या करेगा? GST प्राइस तो वो लेगा ही ना, क्योंकि इसने भी तो GST भरा है, तो ये ऐसे ही तो नहीं जाने देगा। तो होलसेलर भी क्या करेगा? रिटेलर से GST की कीमत लेगा। कितना? 12% GST, 12% ऑफ 300 रुपीज। तो जब 12% ऑफ 300 हम लोग लेते हैं तो देखो इस तरह से करेंगे, ये 0 से ये 2 0 गया, तो 12 3 जा कितना होता है? 36 रुपीज। ठीक है, तो रिटेलर ने होलसेलर को कितना पैसा दिया होगा? 336 रुपीज। हालांकि वो इतना पैसा नहीं दिया होगा, बट वो चीज़ हम आगे समझते हैं। फिलहाल बस इस एरो को समझने की कोशिश करो कि मैन्युफैक्चरर ने
क्या किया, होलसेलर को वॉच बेचा कितने में, 224 रुपीज में, जिसमें से 24 रुपीज जीएसटी का है और 200 क्या है, टैक्सेबल वैल्यू। फिर होलसेलर ने रिटेलर को वो वॉच बेचा, तो होलसेलर ने कितने में बेचा, 300 रुपीज में, और जीएसटी कितना लगा, तो 36 रुपीज, टोटल कितना हुआ, 336 रुपीज। अब रिटेलर उस वॉच को किसे बेचता है, कस्टमर को, ठीक है। अब ये कस्टमर को वो वॉच कितने रुपीज में बेच रहा है, 400 रुपीज में, और फिर से कस्टमर भी तो जीएसटी भरता है। अब देखो, हालांकि जैसे हम लोग जानते हैं कि जितना भी जीएसटी होता है वो मेन कौन भरता है, हम कस्टमर्स ही भरते हैं। ये लोग भले बीच में आते हैं, लेकिन जो मेन जीएसटी प्राइस होता है वो हम कस्टमर से ही लिया जाता है। उसमें से ये लोग अपने हिसाब से कुछ पैसे रखते हैं और कुछ पैसे गवर्नमेंट को देते हैं, तो वो चीज़ बाद में समझते हैं। पहले ये देख लो कि रिटेलर क्या करता है, कस्टमर को 400 रुपए में वो घड़ी बेचता है। अब उस 400 पे टैक्स लगता है कितना, 12%। 12% ऑफ 400 करेंगे तो कितना आएगा, 12 4 जा 48। तो जब कस्टमर देगा तो वो कितना रुपीस देगा, 448 रुपीज। अब इस 448 रुपीज में 48 रुपीज क्या है, तो जीएसटी वैल्यू है, और 400 क्या है, तो वो है हमारा टैक्सेबल वैल्यू। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी जीएसटी वैल्यू भरना रहता है वो भरता कौन है, कस्टमर भरता है, ठीक है। इसीलिए जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, क्योंकि इनडायरेक्टली क्या है, गवर्नमेंट कस्टमर से ही पैसा लेती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब गवर्नमेंट एक एक कस्टमर के पास जाके तो पैसा लेगी नहीं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि हम लोग किसी डी मार्ट में गए हैं या मॉल में गए हैं, वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं, वहाँ पे हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, मतलब जीएसटी पे करते हैं। वो जीएसटी रिटेलर के पास जाता है। अब वो रिटेलर अपने हिसाब से कुछ पैसा अपने पास रखता है और जीएसटी का अमाउंट क्या करता है, गवर्नमेंट के पास देता है। तो इनडायरेक्टली हम लोग सब टैक्स पे कर रहे हैं, इसीलिए जीएसटी को कौन सा टैक्स कहा जाता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है कि कस्टमर किस तरह से टैक्स पे कर रहा है, वो चीज समझेंगे, और ये लोग टैक्स पे करते हैं या नहीं ये भी समझ लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि ये जो जीएसटी बंटता है वो किस तरह से बटा हुआ है, ठीक है। तो देखो, हमने क्या देखा कि जो कस्टमर है उसने कितना पे किया था, 448 रुपीज, जिसमें से ये जो रिटेलर है वो 400 तो रखेगा, जो टैक्सेबल वैल्यू है वो अपने पास रखेगा। अब 48 रुपीज जो जीएसटी आया है उसमें से इसको देना है गवर्नमेंट को। अब ये क्या पूरा 48 रुपीज गवर्नमेंट को दे देगा, तो बिल्कुल भी नहीं देगा। क्यों, क्योंकि देखो इसने एक बार जीएसटी उसी सामान के लिए पे किया हुआ है, कितना, तो हमने देखा था 36 रुपीज उसने जीएसटी पे किया हुआ है, किसको, होलसेलर को। अब वो सेम उसी सामान के लिए दोबारा से 48 रुपीज गवर्नमेंट के पास जाने देगा क्या, नहीं। तो वो क्या करेगा, 48 रुपीज में से अपना जो 36 उसने जीएसटी एक बार पे कर दिया है वो काट लेगा, और बचा हुआ 12 रुपया वो किसको दे देगा, तो वो जीएसटी के फॉर्म में गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी सामान लेने जाते हैं और उस पर हम लोग क्या करते हैं, तो जीएसटी पे करते हैं, तो जो रिटेलर है, जो दुकानदार है, वो क्या पूरा पैसा गवर्नमेंट को दे देता है, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक बार वो किसी से जब उसने सामान लिया था तो इसने भी तो जीएसटी पे किया है, जो रिटेलर है उसने भी तो एक बार उसी सामान के लिए जीएसटी पे किया है। अब वो आया हुआ पैसा सब कुछ दोबारा से जीएसटी में नहीं गवाएगा, तो उसमें से क्या करता है, जो पैसा उसने कमाया है उसमें से वो अमाउंट काटता है जो उसने एक बार जीएसटी के फॉर्म में पे कर दिया है। उतना काटने के बाद बचा हुआ जो भी पैसा है वो किसको दे देता है, गवर्नमेंट को दे देता है, ठीक है। तो कस्टमर से उसने कमाया 448 रुपीज, जिसमें से 48 हमने देखा क्या है, जीएसटी अमाउंट है। 48 रुपीज में से उसने 36 रुपीज अपना काट लिया जो उसने एक बार जीएसटी में दिया था। बचा हुआ 12 रुपया उसने क्या किया, गवर्नमेंट को दे दिया। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
कस्टमर ने कितना दिया उसको 48 रुपीज, रिटेलर ने गवर्नमेंट को कितना दिया, तो 48 में से अपना 36 रुपीज उसने काट लिया और बचा हुआ 12 रुपया उसने किसको दे दिया, गवर्नमेंट के पास दे दिया। ठीक है, अब उसके पास देखते हैं होलसेलर। अब होलसेलर भी तो जीएसटी पे कर रहा है ना, उसे भी गवर्नमेंट को देना है पैसा। अब वो कितना पैसा देगा, तो देखो होलसेलर ने जब रिटेलर को उस वॉच को बेचा तो इसने कितने में बेचा, 300 रुपीज में, और उस पे जीएसटी लगाया 36 रुपीज, मतलब 336 रुपीज में उसने उस वॉच को बेचा, किसे, रिटेलर को। ठीक है, अब होलसेलर भी तो जीएसटी पे कर रहा है ना, तो होलसेलर ने किसको जीएसटी पे किया था, मैन्युफैक्चरर को। अब उसे जो 336 रुपीज कमाई हुई है उसमें से वो अपना कौन सा जीएसटी काटेगा, जो उसने मैन्युफैक्चरर को एक बार पे कर दिया। अब एक सामान पे बार बार कोई जीएसटी तो देगा नहीं, तो जब होलसेलर के पास 336 रुपीज आया उसमें से इसने क्या किया, अपना 24 रुपीज काट लिया, मतलब 36 रुपीज में से 24 रुपीज अपना काट लिया, तो कितना बचा, ये 12। ठीक है, तो होलसेलर ने भी क्या किया, बचा हुआ 12 रुपीज किसको दे दिया, जीएसटी के फॉर्म में दे दिया गवर्नमेंट को। तो देखो यहाँ पे लिखा है 36 माइनस 24, ये 24 क्या है, जो उसने एक बार जीएसटी उसी घड़ी के लिए मैन्युफैक्चरर को दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब मैन्युफैक्चरर को कितना रुपीस मिला था, उसने 200 रुपए का वॉच दिया ना होलसेलर को, और उसको कमाई कितनी हुई थी, 224 रुपीज। तो ये जो 24 रुपीज मैन्युफैक्चरर ने कमाया वो ये पूरा पैसा किसको दे देगा, जीएसटी को दे देगा, क्योंकि ये मेन है सप्लायर। अब यहाँ पे बीच में जो चेन बन रहा है वो चेन कहाँ पे खत्म हो रहा है, कस्टमर के पास। तो इनडायरेक्टली सारा पैसा तो कस्टमर ही दे रहा है, उसमें से ये लोग अपने हिसाब से कुछ जीएसटी के पैसे रखते हैं जो वो लोग एक बार भर चुके हैं, और बाकी के पैसे गवर्नमेंट के पास दे देते हैं। अब अगर हम लोग देखने जाएं तो देखो 24 रुपीज मैन्युफैक्चरर ने दिया है, 12 रुपया होलसेलर ने दिया है, और 12 रुपया किसने दिया है, रिटेलर ने दिया है। तो देखो 24 और 12 प्लस 12 कितना होता है, 24। 24 प्लस 24 कितना हुआ, 48 रुपीज। तो ये 48 रुपीज दिया किसने है, मेन दिया तो कस्टमर नहीं है। इन लोगों ने अपने हिसाब से उस पैसे को रखा है, और जितना हिसाब करने के बाद जितना पैसा उनके पास रखना चाहिए वो पैसा रखने के बाद बचे हुए पैसे ये लोग किसको दे देते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं। ठीक है, वैसे ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इतना खिचड़ी करके दिमाग में समझने की जरूरत नहीं है। तो ये चेन जो बनाया हुआ है थोड़ा देख के लग रहा होगा कि अरे ये क्या दे दिया है, हार्ड है वार्ड है, लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है, बस इतना ही समझना है कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को कुछ सामान बेचा, उस पे टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी टोटल वैल्यू कितना लिया उसने, 224 रुपीज। फिर होलसेलर ने जब रिटेलर को वही सामान बेचा तो 300 रुपीज में बेचा, और उस पे कुछ टैक्स लगाया 12%, जो कितना आया 336 रुपीज। फिर रिटेलर ने कस्टमर को जब वो सामान बेचा तो वो क्या किया, उसने 400 रुपीज में बेचा, और उस पे टैक्स लगाया 48 रुपीज, मतलब 448 रुपीज। तो इनडायरेक्टली जो भी टैक्स है वो भर कौन रहा है, हम कस्टमर से भरते हैं। अब ये कस्टमर से जो पैसा मिलता है ये लोग क्या करते हैं, जो ये लोग एक बार टैक्स भर चुके रहते हैं वो पैसा अपने पास रख लेते हैं, और बाकी का बचा हुआ पैसा जीएसटी के फॉर्म में दे देते हैं। तो ये चेन इस तरह से चलता है। अब ये इस तरह से क्यों चलता है, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि कहाँ कहाँ किस तरह से पैसा जा रहा है, या कहाँ कहाँ से हमें किस तरह से जीएसटी आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को अपना सामान दे रहा है, वॉच दे रहा है, तो उसका बिल किस तरह से बन रहा है, 200 का उसने सामान दिया है, उसमें हमने देखा कि 24 रुपीज जीएसटी लग रहा है। तो हमने जस्ट समझा, और पिछले वीडियो में भी हमने समझा था कि जीएसटी का सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होते हैं, हाफ हाफ होते हैं ना। तो देखो सीजीएसटी कितना रुपीज लगा, 12 रुपीज, और एसजीएसटी कितना लगा, 12 रुपीज। 12 प्लस 12 24 रुपीज। 24 रुपीज क्या था हमारा, जीएसटी। और हमने क्या समझा था कि जीएसटी इज ऑलवेज हाफ ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी।
तो होलसेलर ने टोटल कितना रुपीस भरा होगा, तो 224 रुपीस। सिमिलरली जब होलसेलर ने रिटेलर को पैसा वॉच दिया तो होलसेलर ने कितने रुपए में दिया, तो हमने देखा 300 रुपीज में दिया और उस पे 36 रुपीज क्या लग गया, जीएसटी, जिसमें से CGST कितना लगा 18 रुपीज और SGST कितना लगा 18 रुपीज। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना 12% ऑफ 300, तो जीएसटी हमें पता है कि हमेशा हाफ होता है किसके, CGST और SGST के। अगर जीएसटी 12% है तो CGST कितना होगा, 12% का हाफ कितना, तो 6%। और अगर CGST 6% है तो SGST भी कितना होगा, 6%। तो 12% अगर 36 रुपीज हो रहा है तो 6% 12% का हाफ है, तो 36 का हाफ कितना हो जाएगा, 18 रुपीज। तो वही यहाँ पे लिखा है CGST 6% इज इक्वल्स टू 18 रुपीज, SGST 6% इज इक्वल्स टू 18 रुपीज, और दोनों को मिलाकर क्या बनता है, GST बनता है। तो GST कितना रुपीज दिया था, 36 रुपीज। तो रिटेलर ने होलसेलर को कितना रुपए दिए, 336 रुपीज। फिर हमने देखा कि रिटेलर ने कस्टमर को जो वॉच पे दिया है वो कितने में दिया है, 400 रुपीज, और उस पे जीएसटी कितना लगा है, 48 रुपीज, जिसमें CGST 24, SGST 24, 24 प्लस 24 48 रुपीज। तो कस्टमर ने कितना रुपीज दिया, 448। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि जो भी टैक्स है वो देता कौन है, इनडायरेक्टली कस्टमर ही देता है। ये लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे अपने पास रख लेते हैं जितना उन्होंने इन्वॉल्व किया, लगाया, और जितना बचा हुआ पैसा है वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे देते हैं। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इसी के बेसिस पे प्रैक्टिस सेट भी है, तो बहुत ईजी है, तो हार्ड बिल्कुल भी मत समझना। तो शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन 4.2 प्रैक्टिस सेट का। यहाँ क्या दिया है, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस। ठीक है, परचेस किया, चेतना स्टोर ने कुछ सामान परचेस किया होगा, तो उन्होंने जीएसटी कितना पे किया, तो 1,05,000 रुपीज टोटल जीएसटी उन्होंने पे किया। एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ रुपीज 1,22,500। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूँ चेतना स्टोर। ठीक है, ये एक बॉक्स में बस समझाने के लिए, चेतना स्टोर। चेतना स्टोर ने कुछ सामान इनपुट किया। ठीक है, इनपुट लिख दो या परचेज, दोनों का मतलब एक ही है, बट आप इनपुट लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इनपुट कितना रुपीस का किया, तो 1,05,000 रुपीस का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनपुट कितने का हुआ, तो 1,05,000 रुपीस का। और आउटपुट मतलब जब सामान उन्होंने बेचा, तो बेचा तो हम लोग कोई भी चीज बेचते हैं तो वो क्या होता है, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट बोल दो या सोल्ड बोल दो, एक ही बात होता है। तो यहाँ पे जैसे अगर आगे चल के आप CS या ऐसा कुछ पढ़ते हो तो वहाँ पे यही वर्ड यूज किया जाता है, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है कोई भी चीज परचेज करना, और आउटपुट का मतलब है कोई भी चीज बेचना या सोल्ड करना। ठीक है, तो देखो इनपुट कितने का किया, उन्होंने कुछ सामान खरीदा, उस पे उन्होंने जीएसटी पे किया 1,05,000 रुपीज। फिर जब उन्होंने सामान बेचा तो उन्होंने टोटल कमाई कितनी की, उनको टोटल जीएसटी कितना मिला, तो हमने देखा कितना आया, 1,22,500। इतना ही आया ना। ठीक है, 1,22,500। अब हमें फाइंड क्या करना है, एट द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017। ये कुछ दिया हुआ है डेट, सेल हुआ जिसमें उन्होंने कुछ सामान बेचा और इतना पैसा उन्होंने कमाया। नाउ फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। मतलब क्या करना है, देखो चेतना स्टोर है, उन्होंने कुछ सामान परचेज किया, सामान परचेज करते समय उन्होंने जीएसटी पे किया था 1,05,000 रुपीज का। जो भी सामान उन्होंने परचेज किया उसे बेचा, उनकी कुछ कमाई तो हुई होगी ना, और जीएसटी भी तो लोग लेते ही हैं, तो उनके पास पैसा कितना आया, 1,22,500 का जीएसटी उनके पास आया।
अब वो कितना पैसा सरकार को देंगे, गवर्नमेंट को जो हम लोग पैसा देते हैं उसे कहा जाता है जीएसटी पेएबल। तो क्या ये टोटल 1,22,500 सरकार को दे देंगे? नहीं ना, क्योंकि जब उन्होंने सामान खरीदा था तो उन्होंने भी तो कुछ जीएसटी पे किया था अपने पैसे से। तो जो उन्होंने पैसा कमाया है उसमें से वो अपनी कमाई हुई या अपनी पे की हुई जीएसटी को तो रख लेंगे ना, क्योंकि इसमें तो वो जो उन्होंने जीएसटी पे किया कहीं पे तो वो तो सब कुछ चला गया, अब इनके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये जो उन्होंने कमाया है उसमें से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो पैसा पे किया था जीएसटी के रूप में वो पैसा तो ये अपने पास रखेंगे, अब दोबारा से जीएसटी थोड़ी पे करेंगे उतना। तो क्या होगा, 1,22,500 माइनस करेंगे वो अपना जितना उन्होंने जीएसटी पे किया था। ठीक है, तो बचा कितना, 22,000 रुपीज। तो इतना पैसा जो उन्होंने एक्स्ट्रा कमाया कस्टमर से, ये पैसा वो क्या करेंगे, सरकार को दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो ये होता है इनपुट, जो सामान हम परचेज करते हैं उस पे हम लोगों ने जो टैक्स पे किया, इसको इनपुट भी बोलते हैं या इसे हम आईटीसी भी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो भी पैसा हम पे करते हैं परचेज के टाइम पे वो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। तो ये कितना था, 1,05,000 रुपीज। फिर सामान बेचने के बाद उनकी कुछ कमाई हुई जिसमें से कुछ पैसा उन्हें सरकार को देना है जीएसटी के रूप में। तो अब जो उन्होंने परचेज करते समय पैसा उन्होंने लगाया था अपने तरफ से, वो अपना पैसा तो अपने पास लेंगे ही ना, काटेंगे उसमें से। तो जितनी भी कमाई हुई उसमें से उन्होंने वो पैसे को कट कर लिया, मतलब अपने पास रख लिया जो उन्होंने परचेज करते समय दिया था। तो माइनस करने के बाद कितना आया, 22,000 रुपीज। ठीक है, तो अगर ये समझ में आया हो तो इसको हम लोग एक बार फेयर में अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, आउटपुट टैक्स हमारा कितना हुआ, 1,22,500 रुपीज, और इनपुट टैक्स कितना हुआ हमारा, 1,05,000 रुपीज। तो आप इसी तरह से लिखोगे, आउटपुट टैक्स जो चला जाता है पैसा, मतलब जो कमाई हमारी सब कुछ बेचने के बाद होती है आती है, वो हमारा होता है आउटपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स जो हम लोग कोई भी चीज परचेज करते समय टैक्स देते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स। कितना है, 1,05,000 रुपीज। फिर आईटीसी फॉर चेतना स्टोर, आईटीसी क्या था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना, जो मैंने बोला था कि सामान को परचेज करते समय जो हम लोग टैक्स पे करते हैं वो क्या कहलाता है हमारा, इनपुट टैक्स या आईटीसी। ठीक है, तो वो कितना है, 1,05,000 रुपीज। अब हमें फाइंड करना है कि हमने जीएसटी कितना पे करना है। तो क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स में से क्या माइनस करेंगे, तो हमारा इनपुट टैक्स। ठीक है, जितना भी टोटल ओवरऑल कमाई हुई उसमें से हम वो पैसा माइनस करेंगे जो हमने परचेज करते समय जीएसटी पे किया था। तो आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स कितना था, 1,22,500 माइनस 1,05,000 रुपीज, कितना आया, 22,000 रुपीज। तो आप लिखोगे देयरफॉर जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर इज 22,000 रुपीज। तो अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से चेन शो कर सकते हो टेबल। ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए। तो एक बार फेयर में देख लो किस तरह से लिखेंगे इसको। तो जैसे मैंने कहा कि आप वो टेबल को शो कर सकते हो ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आए, उसका कॉन्सेप्ट हो, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो भी आपको इजीली समझ में आ सके। ठीक है, तो इनपुट एंड आउटपुट करके ऐसे शो करके उसके बाद ये वाला पूरा मेथड आप अच्छे से लिखना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। नजमा इज अ प्रोप्राइटर of a firm registered under GST. She has paid GST of rupees 12,500 on purchase and collected rupees 14,750 on sale. What is the amount of ITC to be claimed? What is the amount of GST payable? तो देखो इसको अगर हम बनाएं तो इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो नजमा फर्म जो भी है, नाम है क्या है, ठीक है, तो उन्होंने जीएसटी पे किया कितना,
12,500 इनपुट पे या बोल सकते हैं परचेज पे। तो मैंने कहा परचेज जो भी होता है उसको आप इनपुट लिख सकते हैं और जो भी चीज़ सेल होता है सोल्ड होता है उसको हम क्या लिखते हैं आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो इनपुट कितना हुआ है 12,500, तो कितना आएगा 12,500 और आउटपुट कितना हुआ है 14,750, 14,750 रुपीज़ का। अब हमें पहले क्या बोला है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड। तो हमने क्या समझा था कि जो भी इनपुट टैक्स होता है वही हमारा क्या होता है आईटीसी होता है। ठीक है, तो आईटीसी का मतलब क्या लिखोगे इनपुट टैक्स। आईटीसी कितना क्लेम करेगी वो 12,500 रुपीज़। अब फाइंड करना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। तो इनपुट उसने इतना किया, कुछ चीज़ उसने परचेज किया और उसको सेल किया तो उसे कितना मिला 14,750। अब क्या ये पूरा पैसा वो गवर्नमेंट को दे देगी, तो नहीं। परचेज करते समय उसने भी तो जीएसटी भरा था ना, तो जितना जीएसटी उसने भरा था एक टाइम वो पैसा तो वो सेल में से निकाल लेगी, जितनी टोटल कमाई होगी उसमें से उतना पैसा तो वो निकाल लेगी। बाकी जो भी एक्स्ट्रा पैसा उसने कमाया है वो क्या करेगी गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में दे देगी। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है क्या, तो 14,750 में से वो अपना जो एक बार वो टैक्स भर चुकी है वो पैसा क्या करेगी उसमें से काट लेगी। ठीक है, और काटने के बाद उसके पास कितना पैसा बचेगा, तो जो भी अमाउंट बचेगा वो क्या करेगी जीएसटी के फॉर्म में पे करेगी। अब कितना बचेगा उसके पास, तो देखो मैं एक बार दिखा देती हूँ करके। 14,750 रुपीज़ 12,500 ही है। ठीक है, तो ये होगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 और ये 0। तो कितना पैसा वो गवर्नमेंट को पे करेगी 22,250 रुपीज़ वो क्या करेगी गवर्नमेंट को पे करेगी। ठीक है, तो 12,500 रुपीज़ उसने जब कोई सामान परचेज किया था उस समय उसने उस सामान पे इतना टैक्स दिया था, जीएसटी पे किया। अब उस सामान को बेचने के बाद उसकी कमाई कितनी हुई 14,750। अब ये जो कमाई होगी उसमें से भी तो गवर्नमेंट बोलेगा ना कि भाई तुम्हें एक्स्ट्रा कमाई हुई है तो जीएसटी हमें दो। अब ये सारा पैसा उठा के जीएसटी में नहीं देगी क्योंकि एक बार उसी सामान पे वो जीएसटी पे कर चुकी है। तो जितनी भी कमाई होगी उसकी उसमें से वो उस पैसे को माइनस करेगी जो उसने एक बार भर दिया है। माइनस करने के बाद जितना एक्स्ट्रा कमाई हुआ है उसका वो क्या करेगी वो पैसा गवर्नमेंट को दे देगी। तो इसमें भी हमें बस इतना ही करना है। और जैसा कि मैंने कहा कि आप ये वाला जो टेबल है उसको बनाओगे ना तो थोड़ा आपको क्या है क्वेश्चन को समझना इजी लगेगा। ठीक है, तो जब भी परचेज लिखा हो क्या लिखोगे इनपुट टैक्स और सेल या सोल्ड कुछ भी होगा तो आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स ही हमारा क्या कहलाता है आईटीसी कहलाता है। ठीक है, और अगर टैक्स पेएबल मांगता है तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स आपको क्या देता है जीएसटी पेएबल। तो इसको भी फेयर में एक बार समझ लेते हैं। तो देखो फेयर में कैसे लिखेंगे इसको, आउटपुट टैक्स कितना आया हमारा 14,750, इनपुट टैक्स कितना आया 12,500 रुपीज़। आईटीसी फॉर नज़मा, जो भी हम बोलते हैं ना इनपुट टैक्स, जो भी चीज़ परचेज करते हैं वही हमारा क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, जो आता है जो परचेज होता है उसे हम क्या कहते हैं क्रेडिट और जो जाता है वो डेबिट। ठीक है, तो आईटीसी कितना आएगा 12,500 रुपीज़। उसके बाद जीएसटी पेएबल क्या करेंगे आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स मतलब आईटीसी। तो वैल्यू को माइनस किया तो हमें कितना मिला 22,250 रुपीज़। तो क्या लिखोगे द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड इज 12,500 रुपीज़। कितना क्लेम करेंगे आईटीसी 12,500 रुपीज़। उतना हम लोग ने जीएसटी पे किया था ना परचेज पे, एंड जीएसटी पेएबल इज 2,250 रुपीज़। ठीक है, तो इसको भी एक बार देख लो। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ हमें क्या बोला है, अमित इंटरप्राइज परचेस्ड
chocolate sauce bottle and paid GST of rupees 3800. He sold those bottles to Akbari brothers and collected GST of 4100. Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari brothers and paid GST of 4500. Find the amount of GST payable and at every stage of trading and hence find payable CGST and SGST. तो अब इसमें हमें क्या करना है, तो पहले जैसा हम लोग समझते हैं टेबल के फॉर्म में, उसको एक बार मैं समझाती हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, अमित ब्रदर्स ने क्या किया, परचेज किया क्या, चॉकलेट सॉस बॉटल, और जीएसटी कितना पे किया इन्होंने, तो 3800। तो अमित ब्रदर्स ने कितना पे किया, किसी से भी लिया होगा, किससे लिया ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो अमित इंटरप्राइजेज ने चॉकलेट की बोतल परचेज की और 3800 जीएसटी पे किया किसी को, ठीक है। फिर वही बोतल अमित इंटरप्राइजेज से किसने खरीदा, अकबरी ब्रदर्स ने। तो अब मान लो कि ये 10 रुपए का कोई सामान खरीद रहा है, तो क्या 10 रुपए में ही बेचेगा, अपना कुछ तो फायदा देखेगा ना। तो अकबरी ब्रदर्स ने कितना जीएसटी पे किया, तो अकबरी ब्रदर्स ने पे किया शायद 4100, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, हाँ 4100। फिर सेम वही बॉटल अकबरी ब्रदर्स से लिया किसने, मयंक फूड कॉर्नर ने, और उन्होंने कितना जीएसटी पे किया, तो 4500 रुपीज। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि जीएसटी, फाइंड जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज। तो इसने भी कुछ जीएसटी दिया, इसने भी कुछ जीएसटी दिया, और इसने भी कुछ जीएसटी दिया। अब इसने किसी को पे तो किया नहीं है, आगे ऐसा कुछ बताया नहीं कि इसने किसी को आगे सोल्ड किया है, तो हम लोग इसी पे रखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि अमित इंटरप्राइजेज ने क्या किया, 3800 जीएसटी पे किया, इसका हमें कुछ नहीं। अब हम फाइंड करते हैं कि अकबरी ब्रदर्स ने जब वो बॉटल परचेज किया तो इसने कितना जीएसटी दिया होगा, ठीक है। जीएसटी तो इसने 4100 ही दिया। अब अमित इंटरप्राइजेस को कितना पैसा मिला होगा, जिसमें से वो एक्स्ट्रा कुछ पैसा किसको देगा, तो गवर्नमेंट को देगा। तो वो देखते हैं। तो देखो, जैसा कि हम लोग ये समझते आए हैं कि जो भी लोग क्या करते हैं, एक बार जीएसटी पे कर देते हैं तो दोबारा से तो वो पे करेंगे नहीं। अब जब अकबरी ब्रदर्स ने अमित इंटरप्राइजेस को 4100 रुपीज दिया, ठीक है, 4100 इसने दिया, तो इसमें से अमित इंटरप्राइज क्या करेगा, ये उस पैसे को रख लेगा जो उसने एक बार जीएसटी अपने जेब से दिया था। तो उसको क्या करेगा, 4100 में से माइनस कर देगा। तो बचा कितना पैसा, इसमें बचेगा 300 रुपीज। तो ये जो एक्स्ट्रा 300 रुपीज उसने कमाया है अकबरी ब्रदर्स से, ये किस में जाएगा, तो ये हो जाएगा जीएसटी पेएबल, ठीक है। तो ये हो गया अमित इंटरप्राइजेस का। अब आगे देखते हैं, अकबरी ब्रदर्स ने सेम वो चॉकलेट की बोतल किसको दी, मयंक फूड कॉर्नर को। अब हमें ये देखना है कि इसने कितना जीएसटी सरकार को पे किया होगा। तो मयंक फूड कॉर्नर ने कितना रुपीस दिया, 4500 रुपीस। तो इधर भी हम लोग वही काम करेंगे, 4500 रुपीस इसने दिया। अब अकबरी ब्रदर्स ने एक बार 4100 रुपीस अमित इंटरप्राइजेस को दिया है, तो वो अपना पैसा तो उसमें से निकालेगा ना। तो क्या करेगा, 4100 रुपीज माइनस कर देगा, तो बचा कितना पैसा, 400 रुपीज। तो ये 400 रुपीज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टैक्स पेएबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, अमित इंटरप्राइजेस ने चॉकलेट की बोतल खरीदी, उस पे जीएसटी पे किया 3800। फिर अमित इंटरप्राइजेस से वही चॉकलेट की बोतल खरीदी अकबरी ब्रदर्स ने और पे किया कितना, 4100 रुपीज। तो अमित इंटरप्राइजेस ने क्या किया, उस 4100 में से अपना वो पैसा कट कर लिया जो उसने एक बार टैक्स में भर दिया था, ठीक है। और बाकी जो पैसा बचा, कितना बचा था, 300 रुपीज, वो इसने क्या किया, गवर्नमेंट को बेच दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, बेच नहीं दिया। फिर अकबरी ब्रदर्स ने सेम वही चॉकलेट की बोतल किसको बेची, मयंक फूड कॉर्नर को। तो ज्यादा दाम में ही बेचेगा ना, तो इसने कितने में बेची, 4500 रुपीज,
ठीक है। अब मयंक फूड कॉर्नर ने 4500 रुपीज जीएसटी पे किया है, तो अकबरी ब्रदर्स क्या करेगा, सारा पैसा उठा के तो गवर्नमेंट को नहीं देगा ना, उसमें से वो पैसा तो अपने हिस्से का निकाल लेगा जो उसने एक बार उस बॉटल के ऊपर जीएसटी पे किया है खरीदते वक्त। ठीक है, तो खरीदते वक्त जो वो लोग जीएसटी पे करते हैं ना, तो जब उन लोगों को पैसा मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो जीएसटी के पैसे को जो उन्होंने कभी लगाया था वो अपने पास रख लेते हैं और बाकी का जो बचा हुआ पैसा रहता है वो गवर्नमेंट को चला जाता है। तो 4500 रुपीज उसने बॉटल जब बेची थी, तो 4500 में से उसने क्या किया, 4100 रुपीज अपने पास रख लिया, बचा कितना, 400 रुपीज। अब वो 400 रुपीज इसने क्या किया, गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, बस आगे मयंक ने तो किसी को दिया नहीं है कुछ, तो आगे का हम लोग बता नहीं सकते। तो ईच एंड एवरी स्टेज पे टैक्स पेएबल कितना है, पहले हम लोगों ने देखा कि अमित इंटरप्राइजेज ने 300 रुपीज टैक्स पे किया, फिर उसके बाद अकबरी ब्रदर्स ने 400 रुपीज टैक्स पे किया, मयंक फूड कॉर्नर ने किसी को कुछ बेचा नहीं है तो अभी तक उसने टैक्स पे किया नहीं है, तो उसका हम लोग नहीं देखेंगे। अब फाइंड करना है हैंस फाइंड पेएबल जीएसटी एंड सीजीएसटी। तो पहले जो अमित इंटरप्राइजेस ने 300 रुपीज टैक्स पे किया था उस पर भी तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। फिर उसके बाद अकबरी ब्रदर्स ने भी टैक्स पे किया है, सामान उसने बेचा है, ज़्यादा कीमत पे जीएसटी मिली होगी, तो उसमें से बचा हुआ पैसा भी तो वो गवर्नमेंट को दे रहा है, तो गवर्नमेंट का वो जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी में बटेगा, तो हमें वो भी फाइंड करना है। तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो हम लोग फेयर पे समझते हैं कैसे करेंगे। तो देखो, फॉर अमित इंटरप्राइजेस, पहले अमित इंटरप्राइजेस का देखेंगे, उसका आउटपुट टैक्स कितना था, तो 4100 रुपीज उसने जब दिया तो कितने में दिया, 4100 रुपीज में। और इनपुट टैक्स कितना था उसका, 3800, जब खुद खरीदा था उसने, परचेज किया था, तो कितना टैक्स पे किया था, 3800 रुपीज। तो आईटीसी फॉर अमित इंटरप्राइज कितना होगा, तो मैंने बोला जो भी इनपुट टैक्स होता है वही हमारा क्या होता है, आईटीसी होता है। तो आईटीसी टैक्स कितना हो जाएगा इसका, ₹3800 रुपीज। फिर जीएसटी पेएबल, अमित इंटरप्राइजेस ने जब बेचा वो सामान तो उस पर उसकी कमाई हुई है, उस पर उसकी कितनी कमाई हुई और उसने कितना जीएसटी पे किया, हमें वो जीएसटी फाइंड करना है। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स या आईटीसी। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स कितना था उसका, 4100 माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल्स टू 300 रुपीज। अब जो अमित इंटरप्राइजेस ने जीएसटी पे किया 300 रुपीज में, उस पे क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और हमें पता है सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, जीएसटी का हाफ होता है। तो जीएसटी कितना है, 300 रुपीज, तो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा, ₹150। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, अकबरी ब्रदर्स ने वही बॉटल आगे बेचा किसको, मयंक फूड सेंटर को। तो जब बेचा तो वो कितना हो गया, वो क्या हो जाता है हमारा आउटपुट टैक्स, सोल्ड करना आउटपुट टैक्स, तो कितना मिला, ₹4500 रुपीज। और जब उसने अमित इंटरप्राइजेस से खरीदा, परचेज किया, तो वो उसका क्या हो गया, इनपुट टैक्स 4100 रुपीज। इनपुट टैक्स या आईटीसी फॉर अकबरी ब्रदर्स क्या हो जाएगा, 4100 रुपीज। अगेन अकबरी ब्रदर्स भी क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, तो क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी क्या है, 4500 माइनस 4100, तो मिला कितना, 400। अब इस 400 पे भी क्या होगा, जीएसटी का सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करेगा, तो सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू टैक्स पेएबल अपॉन 2, तो 400 अपॉन 2 कितना आएगा, 200 रुपीज। ठीक है, तो आप उसको लिखोगे कैसे, देयरफॉर जीएसटी पेड बाय अमित इंटरप्राइज इज ₹300 एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज ₹150 ईच क्यों, सीजीएसटी 150 है और एसजीएसटी 150 है, जब दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीएसटी की वैल्यू। ऑल्सो जीएसटी पेड बाय अकबरी ब्रदर्स इज ₹400 एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज 200 ईच। ठीक है, तो सीजीएसटी 200 और एसजीएसटी 200 दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीएसटी 400। ठीक है, तो काफ़ी लेंदी लिखा हुआ है, होप आपको समझ में आए। तो इसको एक बार देख लो किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज और ये फोर्थ पेज।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ क्या दिया है, मलिक गैस एजेंसी जो कहाँ है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। ये क्यों दिया है आगे समझते हैं। परचेज्ड सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज एट रुपीज 24,500 रुपीज परचेज किया है, ठीक है, एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर 26,500 रुपीज। तो मलिक गैस एजेंसी ने कुछ सिलेंडर्स परचेज किए कितने में, 24,500 रुपीज़ में, एंड सोल्ड किया उसको कितने में, 26,500 रुपीज़ में। अब फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5% एंड हेंस सी जीएसटी एंड यूटी जीएसटी। यहाँ पे यूटी किस लिए दिया है, देखो चंडीगढ़ क्या है हमारा, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे यूटी दिया हुआ है। स्टेट रहता तो यहाँ पे क्या दिया रहता, एस दिया रहता, बट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से सी जीएसटी और एस जीएसटी इक्वल होते हैं उसी तरह से सी जीएसटी एंड यूटी जीएसटी भी इक्वल होता है। जितना आप सी जीएसटी भरोगे उतना ही यूटी जीएसटी भी भरोगे, ठीक है। तो चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखा है, यूटी जीएसटी। तो फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। तो जीएसटी जितना भी उसने परचेज किया, परचेज करते समय उसने कितना रुपीस दिया, 24,500, उस पर कितना जीएसटी दिया, तो 5% का जीएसटी दिया। और सोल्ड करते समय भी उसने जितने रुपीस में सोल्ड किया उस पर भी उसने क्या किया, 5% का ही जीएसटी दिया है। Hence, find CGST and UTGST to be paid for the transaction for Union Territory. There is UTGST instead of State GST. ये अभी जस्ट मैंने समझाया। तो अब इसको फिर से हम लोग डायग्राम से समझते हैं। देखो यहाँ क्या बोला है, मलिक गैस एजेंसी ने चंडीगढ़ से कुछ सिलेंडर्स खरीदे। वो सिलेंडर्स कितने में खरीदे उसने, 24,500। उस पे उसने क्या किया, 5% का जीएसटी दिया। तो क्या लिखोगे, 5% ऑफ कितना, तो जितना उसने पे किया 24,500, ठीक है। और उसने क्या किया, जब वो वापस गैस सिलेंडर्स लेकर आया तो उसने लोकल कस्टमर्स को सोल्ड किया कितने में, 26,500 पे। और उन पे भी उसने क्या किया, 5% का उसने भी क्या किया, जीएसटी लगाया। तो 5% ऑन किस पे, 26,500 रुपीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ कंफ्यूज मत होना, जो भी क्वेश्चन दिया है वो बस आपको ये देखने के लिए दिया है कि परसेंटेज निकालना आपको आता है या नहीं। तो 5% कैसे लिखोगे, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, 100। तो 5/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 24,500 करेंगे। ये इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 ज़ा कितना होता है, 25, 5 2 ज़ा 20, 21, 22, 5 2 ज़ा 10, 11, 12, ठीक है। तो जब उसने परचेज किया तो मलिक गैस एजेंसी ने कितना टैक्स पे किया होगा, जीएसटी 1225 रुपीज़, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब उसने सोल्ड किया तो उसको कितना जीएसटी मिला होगा। तो देखो 5% ऑफ 26,500, तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, 5% ऑफ 26,500। तो यहाँ क्या होगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। अब क्या करेंगे, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 2 गया कैरी, 5 6 ज़ा 30, 31, 32, 5 2 ज़ा 10 और 3 13। तो देखो जब उसने गैस सिलेंडर खरीदा तो उसने कितना जीएसटी पे किया, 1225 रुपीज़। और जब उसने गैस सिलेंडर्स को बेचा तो उसको कितने जीएसटी मिले, कितना रुपीज़ जीएसटी मिला, तो 1325 रुपीज़। अब इस पैसे में से वो जीएसटी कितना पे करेगा, तो देखो जो पैसा उसने अपने जेब से दिया है वो पैसा तो अपने पास रखेगा ना, तो वापस क्या होगा, 1325 में से 1225 को वो माइनस कर लेगा, क्योंकि एक बार तो उसने जीएसटी पे कर दिया, अब दोबारा से सारा जीएसटी पे करेगा तो उसके पास क्या ही बचेगा पैसा, कुछ भी नहीं। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 100 रुपीज़। अब ये 100 रुपीज़ क्या है, हमारा जीएसटी है। और हमें क्या बोला है, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी फाइंड करने। तो जीएसटी का हाफ क्या होता है, तो ये होता है सीजीएसटी एंड
इज इक्वल्स टू यूटी जीएसटी, यूटी जीएसटी। तो 100 का हाफ कितना होता है 50 सीजीएसटी हो जाएगा और 50 यूटी जीएसटी हो जाएगा। बस यही हमें बोला है। तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना क्या है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको एक बार मैं और समझा देती हूँ। मलिक गैस एजेंसी ने 24,500 रुपीज़ देकर गैस सिलेंडर्स कर दे, फिर उसने लोकल कस्टमर्स को 26,500 में उस सिलेंडर्स को बेचा। फिर हमें बोला है कि 24,500 पे उसने 5% का जीएसटी दिया था, तो 5% ऑफ 24,500 कितना आया 1225। जब उसने 26,500 का वो सिलेंडर बेचा, उस पर भी उसने 5% का जीएसटी लगाई, क्योंकि उसका भी तो मुनाफा होना चाहिए ना। तो 5% ऑफ 26,500 कितना होता है 1325। अब इस 1325 में से उसने क्या करना है जीएसटी पे करना है। तो एक बार उस सिलेंडर्स पे वो खुद भी तो जीएसटी पे कर चुका है ना, अब दोबारा से उतना ही जीएसटी प्लस एक्स्ट्रा जीएसटी वो तो नहीं देगा। जितना उसने एक बार पे किया है अपने जेब से वो तो काटेगा वो। तो इसमें से अपना पैसा वो काट के बचे हुए पैसे को क्या करेगा वो सरकार को पे करेगा। तो बचा कितना था उसके पास 100 रुपीज़, जो क्या आया हमारा जीएसटी। अब उस जीएसटी में से हमें पता करना है कि सीजीएसटी कितना पे करेगा और यूटी जीएसटी कितना जाएगा। तो 100 का हाफ कितना होगा 50, तो 50 सीजीएसटी और 50 यूटी जीएसटी। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा एक बार ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया तो आप पूरे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो कोशिश करना कि इस तरह से आप पहले एक चेन फ्रेम करो और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको एक बार फेयर में भी समझते हैं। तो देखो स्टेप वाइज इसको कैसे लिखेंगे। आउटपुट टैक्स क्या, एक सेकेंड क्या हो गया, ठीक है। आउटपुट टैक्स 5% ऑफ 26,500 कितना आएगा तो 1325 रुपीज़। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, कैसे आएगा। फिर इनपुट टैक्स जो परचेज करते हैं उसको क्या कहते हैं इनपुट टैक्स। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैंने जब ऐसे रफ में समझाया तो पहले इनपुट फाइंड किया फिर आउटपुट फाइंड किया और यहाँ पे आउटपुट हो के इनपुट हो गया। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इनपुट टैक्स कितना है 5% ऑफ 24,500, तो कितना आया तो 1225 रुपीज़। आईटीसी फॉर मलिक गैस एजेंसी, तो हमें पता है आईटीसी क्या होता है, जो इनपुट टैक्स होता है। और इनपुट टैक्स कितना पे किया है उसने 1225। ठीक है, ये मत काउंट करना क्योंकि इसमें उसने क्या किया है इतना उसने जीएसटी पे किया है। तो हम लोग जो जीएसटी रहता है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो, तो टैक्स जो पे करते हैं उस वैल्यू को लिखा जाता है। तो टैक्स उसने कितना पे किया है 1225 रुपीज़। ठीक है, तो वो कितना है 1225। नाउ जीएसटी पेएबल कितना होगा आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स कितना हमें मिला था 1325 माइनस आईटीसी कितना आया ₹100। ओके, नाउ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू यूटी जीएसटी, जस्ट मैंने बताया, इज इक्वल्स टू जीएसटी अपॉन 2। जीएसटी का हाफ होता है और जीएसटी कितना आया हमारे पास 100 रुपीज़। 100 का हाफ कितना होता है ₹50। देयरफॉर द जीएसटी टू बी पेड इज 100 रुपीज़ एंड द सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी टू बी पेड इज ₹50 ईच मतलब सीजीएसटी 50 और यूटी जीएसटी 50 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। तो देख लो इसको एक बार अच्छे से। तो अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ हमें क्या बोला है, मिस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक वर्थ ₹6,000 एंड सोल्ड टू अ कस्टमर एट फॉर ₹10,000। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, What are the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice issued? टैक्स इनवॉइस मतलब जो बिल इश्यू होता है उस पे हमें पता करना है कि सीजीएसटी कितना दिखाएगा और एसजीएसटी कितना दिखाएगा। अब ये बताओ जो बिल बनाएगा, ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट वाला बिल बनाएगा वो बिल किस चीज़ का बनाएगा, उस चीज़ का बनाएगा जो वो खरीद के लाया है या उस चीज़ का बनाएगा जो उसने बेचा है। तो जाहिर है बिल उसी चीज़ का बनता है जो वो बेचता है। ठीक है, तो उसने क्या किया 10,000 का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचा और उस पे जीएसटी कितना लगाया 18%। ठीक है, टैक्स इनवॉइस बोला है ना, तो 18% जीएसटी लगा है किस पे तो 10,000 पे।
तो ये जो 6000 यहाँ दिया है ये बस हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बाकी ये इसमें इतना कुछ हार्ड नहीं है। हम लोग ने जिस तरह से 4.1 में CGST और SGST फाइंड करते थे इसमें भी उसी तरह करेंगे। तो एक बार इसको देखते हैं। देखो, ब्यूटी प्रोडक्ट ने, मिस ब्यूटी प्रोडक्ट ने कुछ सामान खरीद के लाया, परचेज किया, वो कितने का 6000। तो इसको हमें ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसके बारे में, इसको मेंशन जरूर किया लेकिन इसके बारे में हमें कुछ करना नहीं है। हमें क्या बोला है कि सामान उसने बेचा कितने में, 10000 में, और जो बिल बनाया वो बिल कितने का बनाया, 18% GST पे। तो 18% GST किसका, 10000, जो बेचेंगे उसी पे तो GST पे लगाएंगे ना। तो 18% ऑफ 10000, तो 18% ऑफ 10000 क्या आएगा, तो 18/100 करेंगे, इनटू, ऑफ मतलब इनटू 10000। अब ये 2 जीरो से क्या होगा, ये 2 जीरो कैंसिल, 18 इंटू 100 कितना होता है, 1800। तो GST कितना लगा, 1800 रुपीज। अब हमें फाइंड क्या करना है कि जो CGST और SGST वो कितना शो करेगा। तो हमें पता है कि CGST और SGST क्या होता है, GST का हाफ होता है। तो 1800 का हाफ कितना होगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 0 0, 900 रुपीज। तो CGST इज इक्वल्स टू SGST कितना आएगा, 900 रुपीज। तो CGST इज इक्वल्स टू SGST कितना आया, 900 रुपीज। बहुत सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, बस हमें यहाँ पे समझना था कि ये जो 18% लग रहा है वो किस पे लग रहा है, तो 10000 के ऊपर। क्योंकि अगर टैक्स इनवॉइस बन रहा है, यहाँ पे ITC मत समझना, ठीक है। टैक्स इनवॉइस मतलब जो बिल बन रहा है वो किस पे बनेगा, तो जो हम लोग सामान बेचते हैं उसी पे बनेगा ना। तो 18% GST लगा है किस पे, 10000 रुपीज़ पे, और उसमें हमें CGST और SGST शो करना था, ठीक है। तो इसको एक बार फेयर में समझ लेते हैं। तो देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है। आउटपुट टैक्स, आउटपुट मतलब जो हम बेचते हैं, सेल करते हैं उसी को आउटपुट बोलते हैं ना। तो आउटपुट टैक्स कितना है, तो 18% ऑफ 10000 रुपीज़। हमें तो ये पता है कि 10000 रुपीज़ का सामान बेचा गया, लेकिन उस 10000 पे कितना GST लिया होगा, 10000 में कुछ तो GST भी पे किया होगा ना, वो फाइंड करेंगे हम लोग, वही तो हमारा टैक्स होगा। तो 18/100 इंटू 10000 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 1800। कैसे, तो यहाँ क्या होगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 1800, ठीक है। तो ये हमें मिल गया GST। अब हमें फाइंड करना है CGST ऑन इनवॉइस एंड SGST ऑन इनवॉइस। इनवॉइस मतलब जो बिल बनता है वो। तो आउटपुट टैक्स अपॉन 2, आउटपुट टैक्स क्या हमारा जो GST है, तो 1800/2 कितना आया, 900। देयरफॉर अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST ऑन टैक्स इनवॉइस कितना होगा, 900 रुपीज़ ईच मतलब CGST 900 और SGST 900, दोनों को ऐड करेंगे तो GST कितना मिलेगा, 1800, ठीक है। तो इसको देख लो। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया हो, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो सब कुछ ईजी लगेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स इनवॉइस। तो आपको टैक्स का बिल बनाना है, क्या, तो बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब कस्टमर, और बिजनेस मतलब जो बिजनेस होते हैं वो लोग कस्टमर को अगर कुछ दे रहे हैं तो उसका भी एक टैक्स इनवॉइस बनता है, बिल बनता है। यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन राइट द नेम ऑफ सप्लायर्स एड्रेस, स्टेट, डेट, invoice number, GSTIN etc. as per your choice। सप्लायर तो मिस्टर मिसेस जो भी नाम लिखना है वो लिखना है, एड्रेस लिखना है, फिर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी लिखना है, फिर किस डेट को बन रहा है वो डेट लिखेंगे, फिर इनवॉइस नंबर, GSTIN, GST का कोड होता है वो लिखेंगे, ठीक है। और हमें क्या बोला है, पर्टिकुलर जो भी क्या सामान पे GST लग रहा है, कितना लग रहा है, वो क्या है, तो रेट ऑफ अ मोबाइल बैटरी, एक मोबाइल बैटरी है जिसका रेट कितना है, 200 रुपीज़, रेट ऑफ GST 200 रुपीज़ पर कितना GST लग रहा है, 12%, और HSN कितना है, तो 8507। HSN हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही जब चैप्टर को स्टार्ट किया था उस समय पढ़ा था कि हर
जो भी वस्तु होती है, मतलब जो भी मटेरियल होता है, उसका एक कोड होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, HSN नंबर। ठीक है, इसके बारे में आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, HSN नंबर ये डाल के कि इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं, कौन कौन सा क्या बोल सकते हैं कि सामान आते हैं। ठीक है, और बैटरी कितनी है, 1 पीस, एक ही बैटरी है। फिर उसके बाद बनानी है हेडफोन का, प्राइस कितना है 750, उस पर हमें GST कितना पे करना है, 18%। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा 750 क्या है अभी हमारा टैक्सेबल वैल्यू, GST उस पर 18% हम लोग पे करेंगे। तो दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट हम कितना पे करेंगे वो बिल पे शो करना है। ठीक है, और फिर से HSN नंबर, ये किस HSN नंबर में आता है, तो 8518, और कितना है 1 पीस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि मैं एक बार आप लोगों को वो बिल दिखाती हूँ कि किस तरह से होता है। ठीक है, तो देखो ये हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो इस बिल को हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे सप्लायर जो भी नाम है वो लिखना है। ठीक है, कौन सप्लाई कर रहा है। फिर GSTIN, ये GST कोड रहता है। ठीक है, 15 डिजिट का। उसमें ये जो स्टार्टिंग का 27 है, ये 27 क्या होता है, स्टेट्स के नंबर होते हैं, हर स्टेट का अलग अलग नंबर होता है। तो 27 महाराष्ट्र का नंबर है। ठीक है, उसके बाद ABCD, ये 1 2 3 4 HI, ये क्या होता है, H1 है, सॉरी I नहीं है। तो ये क्या होता है ना, ये जो कंपनी होता है उसका पैन नंबर होता है। उसके बाद Z, वो तो कंपलसरी उसमें लिखा रहता है। और ये 5 जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक काउंटर नंबर है या चेक करने का नंबर होता है कि ये जो आगे के 14 डिजिट्स है ना वो सही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग नंबर्स होते हैं, 5 7 अलग अलग, जो क्या करता है, ये चेक करता है कि आगे के जो 14 डिजिट नंबर्स हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग कुछ भी भर देंगे ना। ठीक है, तो 27 ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, उससे पता चलता है किस स्टेट का है ये। उसके बाद तो इसको बिल में मेंशन करना भी ज़रूरी है। उसके बाद इनवॉइस नंबर, GST का जो भी कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद इनवॉइस डेट, किस डेट को ये बिल बन रहा है वो भी हमें लिखना है, मेंशन करना है। उसके बाद देखो सीरियल नंबर में जितने भी आइटम्स होते हैं, जितने भी कमोडिटीज़ होते हैं, उनके नंबर्स को हम लोग मेंशन करेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिस्ट है तो चारों का HSN कोड जो होता है, हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है HSN कोड, वो अपने हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स हमें दिए हैं उनके नाम लिखेंगे। उनका जो रेट है, टैक्सेबल वैल्यू है, उस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्वांटिटी कितनी है, तो हमने देखा 1 पीस है तो उसको 1 पीस मेंशन करेंगे यहाँ पे जिस हिसाब से भी दिया हुआ है। फिर टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है। उसके बाद क्या करना है, हमें देखो यहाँ पे CGST और SGST मेंशन करना है। ठीक है, वहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ GST। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि GST से CGST और SGST फाइंड करोगे, क्योंकि टेबल में तो वही हम मेंशन करेंगे ना। उसके बाद सबका टोटल करके यहाँ पे हम लोग टोटल लिखेंगे। तो ये एक डेमो है बिल का, हम लोग इसी के बेसिस पे अपने क्वेश्चन नंबर 6 के बिल को बनाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें GST दिया हुआ है 12%, उसका हम लोग फाइंड करेंगे कि CGST और SGST क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना बिल बनाएंगे। तो पहले मोबाइल बैटरी के ऊपर कितना GST लग रहा है, 12%। 12% किसका, तो 200 के साथ 12%। ठीक है, तो देखो रेट ऑफ मोबाइल बैटरी इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू, हमें क्या दिया है 200 रुपीज़। उस पे हमें क्या लगाना है, रेट ऑफ CGST। CGST मतलब क्या होता है, GST का हाफ। तो GST हमें, तो देखो रेट ऑफ मोबाइल बैटरी इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया हुआ है, ₹200। अब हमें फाइंड करना है CGST। CGST मिलेगा तो हमें SGST भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमें GST दिया हुआ है कितना, तो 12%। और CGST के लिए हम लोग क्या करेंगे, GST का हाफ। तो रेट ऑफ CGST कितना मिलेगा, 12% अपॉन 2 क्या आएगा, तो 6%। ठीक है, अब CGST के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6% ऑफ 200। GST फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं 12% अपॉन 12% ऑफ 200, लेकिन हम लोग कर रहे हैं CGST। ठीक है, तो 6% ऑफ 200,
तो ये 0 से क्या हो गया, ये दोनों 0 गया, तो 6 2 जा कितना आया 12। तो CGST कितना आया 12 और SGST कितना आया 12। ठीक है, तो इसका मतलब जो GST हम लोग पे करेंगे तो 12 + 12 कितना पे करेंगे मोबाइल फ़ोन के साथ 24 रुपीज़। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है 200 और GST कितना पे कर रहे हैं 24। तो टोटल हम लोग कितना अमाउंट पे कर रहे हैं 224। ये हम लोग बिल में भी शो करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा हमें दिया हुआ है हेडफोन का। हेडफोन का टैक्सेबल रेट क्या है 750। उसके ऊपर GST कितना लगा था 18%। तो CGST क्या हो जाएगा GST का हाफ दैट इज 9%। तो 9% ऑफ किसका 750 का, तो 9% ऑफ 750 तो क्या हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 67.5। तो CGST प्लस SGST कितना आया हमारा 67.5। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, बिल बना के देखते हैं। CGST SGST देख लिया हम लोग ने, अब बिल को देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखो, टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड परचेज्ड, यहाँ पे सप्लायर जो भी मोबाइल फ़ोन का शॉप है सप्लायर है उसका नाम लिखना है। यहाँ पे कुछ भी आप एड्रेस फ़ोन नंबर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही पर्टिकुलरली लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद GSTIN जो दिया था मैंने वही लिख दिया, महाराष्ट्र का है इसीलिए 27। फिर वॉइस इनवॉइस नंबर, फिर हमें लिखना है इनवॉइस नंबर जो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से जो आपका मन करे वो इनवॉइस नंबर लिख दो। टेक्स्ट बुक में GST कुछ करके दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने WC लिखा हुआ है। फिर इनवॉइस डेट, जिस डेट पे भी बन रहा है, यहाँ मैंने कुछ आगे ही चली गई हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डेट लिख सकते हो। अब आता है हमारा मेन। तो देखो सीरियल नंबर कितने आइटम्स थे हमारे पास 2, तो 1 और 2। HSN कोड हमें दिया हुआ था, वो कोड हमको लिख लेना है। यहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि HSN कोड कौन से मटेरियल का क्या होगा। क्वेश्चन में अगर दिया है तो लिखो, नहीं दिया है तो मत लिखो। ठीक है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट पहला। अब नेम ऑफ द प्रोडक्ट हमें पहला क्या दिया है मोबाइल बैटरी और दूसरा दिया है हेडफोन। दोनों का टैक्सेबल अमाउंट पहले तो क्वांटिटी लिख लेंगे, 1 पीस है। रेट कितना है 200 और 750। सेम टैक्सेबल अमाउंट भी वही होगा क्योंकि अभी हमें GST वैल्यू पता नहीं है, तो 200 और 750। अब हमने देखा था CGST 12% ऑफ 200, तो कितना आया था, तो GST अगर हमारा 12% है तो CGST कितना हो जाएगा 12 का हाफ कितना होता है 6। तो 6% ऑफ 200 कितना आएगा 12, और जितना CGST होता है उतना ही SGST भी आता है, तो दोनों सेम सेम हो जाएगा। और 12 और 12 रुपीज़ 12 रुपीज़ दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 रुपीज़। तो हम लोगों ने जो टोटल वैल्यू पे किया है टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू, कितना फ़ोन पे किया है मोबाइल बैटरी के ऊपर, तो 224 रुपीज़। सिमिलरली हेडफोन के ऊपर 750 रुपीज़ टैक्सेबल अमाउंट है। 18% ऑफ, मतलब जो 18% था वो हमारा क्या था GST था, तो CGST हमें क्या फाइंड किया GST का हाफ दैट इज 9%। तो कितना आया 9% ऑफ 750 67.5। तो जितना CGST आता है उतना ही SGST आता है, तो 67.5 प्लस 67.5 कितना होता है 135 रुपीज़। ठीक है, तो GST हमने कितना पे किया 135 रुपीज़। तो जब 750 में 135 को आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये आएगा हमारे पास 885 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट हमने कितना फ़ोन हेडफोन के लिए पे किया 885 रुपीज़। ठीक है, तो इसी तरह से बनेगा। तो देखो दोनों को ऐड किया, CGST हमने 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना टोटल रुपीज़ अर्न किया तो 79.5, और SGST हमने कितना अर्न किया तो सेम 79.5, और 2 आइटम्स को बेच के हमने कितना रुपीज़ कमाया तो 1109 रुपीज़। ठीक है, अब ये कमाया किसने है तो जेठालाल गड़ा मोबाइल शॉप ने। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरह से बनेगा जैसा हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, ये भी सेम वैसा ही है। एड्रेस वगैरह ये इनवॉइस नंबर इनवॉइस डेट आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिखते समय ध्यान देना महाराष्ट्र का ही है, महाराष्ट्र बोर्ड है तो महाराष्ट्र का ही लिखेंगे 27।
बाकी ABCDE 1 2 3 4 H1 Z5। ठीक है, तो देख लो किस तरह से ये बिल बनेगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया है। प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस, एक सेकेंड क्या हो रहा है, ठीक है सॉरी, प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस B2B। ठीक है, टैक्स इनवॉइस एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, डेट एक्सेट्रा एज पर योर चॉइस, सप्लायर नेम, डेट, स्टेट, GSTIN एंड ऑल, रेसिपिएंट नेम, एड्रेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो दे रहा है और जो ले रहा है, ठीक है, आइटम्स क्या क्या है, पेंसिल बॉक्स 100, HSN 3 जो भी नंबर है, फिर रेट ₹20। ठीक है, बॉक्स कितने हैं 100 रुपीज़, एक बॉक्स की कीमत कितनी है 20 रुपीज़, GST कितनी लगी है 12%। फिर से जिक्सॉ पजल कितने हैं 50, एक जिक्सॉ पजल की कीमत कितनी है 100 रुपीज़, ये HSN नंबर और GST कितना लगा है 12%, तो CGST और SGST कितना लगेगा 6% लगेगा। ठीक है, तो GST 12% है तो CGST 6% और SGST भी 6%। ठीक है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि बिल कैसे बनेगा। तो देखो, सप्लायर का जो भी नाम तुम्हें देना है वो नाम तुम दे सकते हो अपने हिसाब से। मैंने लिखा है सिमरन मोबाइल्स, गांधीनगर, चर्चगेट, मुंबई, महाराष्ट्र। GSTIN जो था वही हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा इमेज क्लियर नहीं होगा बट देख लो, GSTIN 27 ABCDE 1 2 3 4 H1 2 5। ठीक है, और ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है जो ले रहे हैं। तो लेने वाली कौन है, तो यहाँ पे मैंने जानवी शर्मा लिख दिया है। ठीक है, 56 परमात्मा पार्क, साईनाथ, विरार। ठीक है, जो भी एड्रेस आपकी मर्जी लिखो, आपका नाम लिखो, जो भी लिखना है। फिर GSTIN यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों का GSTIN सेम तो नहीं हो सकता, तो मैंने यहाँ पे 3 4 की जगह पे 7 7 कर दिया है। ठीक है, बाकी सब सेम है। उसके बाद इनवॉइस नंबर अपने हिसाब से जो भी डाल दो आप, इनवॉइस डेट ये भी कुछ भी डाल सकते हो। मेन जो काम है आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है। सीरियल नंबर कितने आइटम्स है, 2 आइटम्स है। HSN कोड हमें दिया हुआ है वो हमने लिखा। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, पहला क्या है पेंसिल बॉक्स और दूसरा क्या है जिक्सॉ पजल। तो रेट कितना है ₹20 पर बॉक्स और बॉक्सेस कितने हैं 100 बॉक्स है। तो अगर एक बॉक्स की कीमत 20 है तो 100 बॉक्स की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 2000। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया 2000 रुपीज़। उसी तरह से जिक्सॉ पजल कितना है, एक बॉक्स की कीमत है 100 रुपीज़ और ऐसे ही कितने बॉक्सेस है हमारे पास 50। तो एक बॉक्स की कीमत अगर 100 है तो 50 बॉक्स की कीमत कितनी हो जाएगी 50 × 100 दैट इज़ 5000 रुपीज़। फिर हमने देखा था कि पेंसिल बॉक्स पे भी GST कितना लग रहा था 12%, तो SGST कितना हो जाएगा 6%। 6% किसका 2000 का। ठीक है, तो ये कितना आया हमारे पास 120 रुपीज़। तो जितना CGST आता है SGST भी उतना ही आता है। ठीक है, तो 120 + 120 कितना हो जाएगा 240। तो टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST कितना आया टोटल 240 रुपीज़। सिमिलरली जिक्सॉ पजल का टैक्सेबल अमाउंट कितना है 5000, CGST कितना लगा 6%, दैट इज़ 5000 का 6% कितना होगा 300। तो जितना CGST आएगा SGST भी उतना ही आएगा, तो 300 + 300 कितना आएगा 600। तो 5000 में 600 को ऐड करना है, 600 क्या है हमारा GST है। ठीक है, तो कितना आया टोटल 5600 रुपीज़। अब CGST का जो भी टैक्स है जितना कलेक्ट हुआ है CGST में सेंट्रल में और जितना स्टेट में कलेक्ट हुआ है टोटल करेंगे और दोनों आइटम में कितना पैसा हमने कमाया है वो लिख लेंगे, टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ऐसे ही बनेगा हमारा बिल इनवॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लायर रेसिपिएंट कुछ भी नाम आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, ये मत सोचना कि मैंने ये लिखा है तो आप भी यही लिखो, बस ये वाला सेम टू सेम ही रहेगा, जैसा मैंने लिखा है जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है ऐसा ही आपको लिखना है। तो एक बार देख लो इसको अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 होता है ख़त्म। यहाँ पे हमारे पास तो इसमें कुछ 7 क्वेश्चंस हैं, हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। ठीक है, तो एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना सारे क्वेश्चंस को, बस और क्या। थैंक यू, बाय बाय।